दोस्तों, जब हम खुली आसमान में ऊपर चांद की तरफ देखते हैं तो हम उसे यूं ही नज़रअंदाज कर देते हैं। पर जैसा कि कहा गया है कि जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसे हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं, भले ही वो चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। और ऐसी ही चीज़ चांद भी है। हमें चांद की भयानकता और रहस्यों के बारे में 1% का भी अंदाज़ा नहीं है। और ऐसा ही एक रहस्य चांद की उत्पत्ति है। हम सब लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि चांद हमारा इकलौता प्राकृतिक सैटेलाइट है, पर हम लोगों में से 1% लोगों को भी चांद की उत्पत्ति के बारे में पूरी जानकारी बिल्कुल नहीं है। हम सब आधी जानकारी लेकर घूम रहे होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समा फैक्ट्स और आपका स्वागत है साइंस रियलिटी सीरीज के छठे एपिसोड में। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं चांद की भयानक उत्पत्ति के बारे में। तो इस एपिसोड को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा सच पता चल सके। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज से लगभग 4.51 अरब साल पहले की बात है, जब धरती बिल्कुल अकेला था और धरती में आज के जैसा जीवन संभव नहीं था और धरती में गर्म लावा और मोल्टन रॉक्स के सिवाय और कुछ भी नहीं था। एक ऐसी समय की हम बात कर रहे हैं जब धरती बहुत ही तेज रफ्तार से घूमता था और तेजी से अपनी कक्षा में घूमने की वजह से उस वक्त का एक दिन लगभग 4 घंटे का ही होता था। पर उस समय हमारे सौरमंडल में 6102 किलोमीटर डायमीटर वाला मंगल ग्रह के आकार का ग्रह जिसका नाम थिया था, वो भी सूर्य के आगे पीछे गोल गोल ऑर्बिट में चक्कर लगाता था। पर अचानक किसी ग्रह के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से वो प्लैनेट अपना रास्ता भटक गया। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यार ये ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस क्या होता है, तो मैं बता दूं एक सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा। तो पहले केस में मान लेते हैं एक एस्टेरॉयड यानी कि एक उल्का पिंड अपने ही रास्ते से चल रहा है और सिंपलिसिटी के लिए मान लेते हैं उसका ऑर्बिट यानी कि वो जिस रास्ते से जा रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन है। और क्या होगा कि अगर उसके आसपास कोई भी तारा कोई भी प्लैनेट नहीं होगा तो उसका रास्ता जो है वो अनडेविएटेड होगा, मतलब वो पहले जिस रास्ते से जा रहा था वही रास्ते से वो बाद में भी जाएगा। पर दूसरा केस मान लेते हैं कि उस उल्का पिंड के बीच रास्ते में एक ग्रह आ गया यानी कि एक प्लैनेट आ गया। अब क्या होगा कि वो प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स उस उल्का पिंड को अपनी तरफ खींचेगा और अगर वो उल्का पिंड उस ग्रह से नहीं भी टकराया तभी उसके पाथ में थोड़ा सा डेविएशन होगा, मतलब उसके जो चलने का रास्ता है वो थोड़ा सा मुड़ के थोड़ा सा कर्व्ड हो जाएगा। तो यही है ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। जब एक वस्तु का ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड किसी दूसरे वस्तु के रास्ते में परिवर्तन लाए तो उसे ही कहते हैं ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। तो सोलर सिस्टम के किसी ग्रह के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से थिया ग्रह अपना रास्ता भटक गया और धीरे धीरे करके वो धरती की तरफ मुड़ना शुरू हो गया। धीरे धीरे करके वो ग्रह धरती के पास और पास आता चला गया और एक दिन वो इतना ज्यादा करीब आ चुका था कि वो धरती से ही टकरा गया और टकराने के बाद ज्यादातर मास बाहर ब्रह्मांड में चला गया और एक बहुत ही बड़ा विस्फोट भी हुआ था। थिया ग्रह का कोर और धरती का कोर अब एक दूसरे के साथ आकर मिक्स हो गए और थोड़ा सा बड़ा कोर बनाने में संभव हो सके और इसीलिए हमारी धरती का कोर थोड़ा सा बड़ा है उसके साइज के कंपैरिजन में। टकराव की वजह से ज्यादातर मास बाहर सोलर सिस्टम में चला गया था और वो मास धीरे धीरे करके पिछली वीडियो में बताए गए एस्टेरॉयड बेल्ट में चला गया और मंगल और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वहां पर और ज्यादा एस्टेरॉयड जुड़ गए। जो भी पदार्थ जो भी मैटर धरती के पास था वो बाहर ब्रह्मांड में जाकर एस्टेरॉयड बेल्ट में समा नहीं सकी क्योंकि धरती का गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें बाहर जाने ही नहीं दे रहा था। तो इसीलिए वो मास भी धरती के ही गोल गोल घूमना शुरू कर दिए और गोल गोल घूमते समय उन्होंने एक नए गोल भौतिक चीज का निर्माण कर लिया जिसे हम आज के समय में चंद्रमा यानी कि मून कहते हैं।
हमारे चंद्रमा के बनने के शुरुआती क्षण में हमारा चंद्रमा हमसे उतना दूर नहीं था। वो महज 20,000 से 30,000 किलोमीटर ही दूर था और जो स्क्रीन पर दिखाया गया है वैसा नज़ारा होता अगर हम वहाँ पर जिंदा होते तो। पर आज हमारा चंद्रमा लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा चंद्रमा हमसे लगभग 3.78 सेंटीमीटर पर ईयर की रफ्तार से दूर जा रहा है। यानी कि प्रत्येक वर्ष हमारा चंद्रमा हमसे लगभग 3.78 सेंटीमीटर दूर हो जाता है। पर यहाँ पर एक सवाल हमें ये आता है कि साइंटिस्ट लोगों ने अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला होगा, और इसे एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा लंबा टाइम की ज़रूरत होता है और थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, थोड़ी सी साइंटिफिक टर्म्स में एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पर बना सकूं। तो आज की इस एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो आप लोगों को इस एपिसोड को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, क्या कुछ कमियां खामियां थी इस एपिसोड में, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस कमियां खामियां को ना दोहरा सकें। क्योंकि एक इंसान गलतियों से ही सीखता है और उसको अगर गलतियाँ नहीं पता चलेगी तो वो कभी भी इम्प्रूव नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें इम्प्रूव करने के लिए हमें अपनी गलतियों का पता होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो, ये एपिसोड किसी दूसरे लोगों के लिए भी फायदेजनक हो सकती है तो आप लोगों को इस एपिसोड को शेयर कर देना है अपने साइंस में इंटरेस्ट रखने वाले दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को उस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं एपिसोड नंबर 7 में। एपिसोड 5, 4, 3, 2, 1 का आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच इतनी पेशेंस से इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।